नाज़रीन, दुनिया तेजी के साथ आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है और अब यूरोप से खबर यह आ रही है कि 8 लाख यूरोपियन ट्रूप्स मोबिलाइज कर दिए गए हैं और अब बरतानवी लॉन्ग रेंज मिसाइलों ने भी रशिया के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ जर्मनी का वॉर प्लान लीक हुआ है कि किस तरह से जर्मनी की फोर्सेस सीक्रेटली खुफिया तौर पर मोबिलाइज हो रही हैं, उनको मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डिप्लॉय किया जाना शुरू हो गया है। एनर्जी सेक्टर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये जो प्लान है ये इस वक्त जर्मनी से इस वक्त सामने आया। और फ्रांस वो कह रहा है कि हम बिल्कुल पुतिन से नहीं डरते और हम जना आगे बढ़ेंगे और यूक्रेन की जो मुकम्मल सपोर्ट है वो इस वक्त जारी रखेंगे। और यूक्रेन के अंदर जो एम्बेसीज हैं, अमेरिका के बाद दीगर मुल्कों की एम्बेसीज इस वक्त शट डाउन होना शुरू हो गई हैं। किसी भी वक्त ये खतरा बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, रूस कोई भी अटैक कर सकता है, तो यहां पर एम्बेसीज बंद होना शुरू हो गए। इधर मिडिल ईस्ट के अंदर भरपूर लड़ाई जारी है और इजरायली फौज जो लेबनान के अंदर दाखिल हुई है बहुत महंगा पड़ गया है, वहां पर बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है। 84 इजरायली फौजियों के जख्मी होने की इतलात आ रही हैं और बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, इजरायली फौजियों के ऊपर बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं और साथ फिजाई हमले इस तरह से जारी हैं कि एक एक बेस को 3-3 मरतबा निशाना बनाया जा रहा है। और जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब वो सेंट्रल तेल अवीव को ज्यादा शिद्दत के साथ निशाना बनाने जा रहे हैं। और अमेरिका ने गजा के ऊपर सीज फायर की जो करारदाद थी सिक्योरिटी काउंसिल में उसको वीटो कर दिया है। उधर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए हैं और 14 माह की इस बर्बरियत और जुल्म के बाद गजा के सीज फायर प्रपोजल को, सीज फायर करारदाद को वीटो कर दिया है अमेरिका ने। इस बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया इस दहाने के ऊपर खड़ी हुई है कि एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन फौरी आलमी जंग छेड़ सकती है। तमाम वर्ल्ड पावर्स इसके अंदर इंगेज हो चुकी हैं और अगर वेस्ट ने पुतिन की वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया तो फिर इसका नतीजा तबाही निकलेगा। और वेस्ट के एक्शंस से हम क्लियरली देख रहे हैं कि वेस्ट बिल्कुल पुतिन की वार्निंग्स को किसी तौर पर सीरियसली यहां पर नहीं ले रहा है और हम वेस्ट के एक्शन से क्लियरली ये देख रहे हैं कि वो पुतिन की वार्निंग्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और यही सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है, यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जिसका खमियाजा पूरी जो दुनिया है, पूरी इंसानियत उसको उठाना पड़ेगा। अब देखिए कि जो वेस्ट के पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो इस बात के ऊपर भी बिलीव नहीं करते थे कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने की वजह से रूस यूक्रेन के ऊपर हमलावर होगा। ये वेस्ट के जो पॉलिसी मेकर हैं इस खदशे के ऊपर बिल्कुल वो रिजेक्ट करते थे कि ये कभी भी नहीं होगा, हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना लेंगे और रूस कभी भी हमला नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता है। इवन जब रूस ने हमला कर दिया तो फिर ये कहते थे ये तो 4-5 दिन के अंदर रशिया खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल गया, ये 4-5 दिन की जंग है। तो इनकी पहली मिसकैलकुलेशन कि रूस हमला नहीं करेगा, रूस ने हमला किया। फिर इन्होंने कहा ये 5-7 दिन की जंग है और इसको 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, तो वहां इन्होंने मिसकैलकुलेशन की, उसका नतीजा यूक्रेन वॉर निकला। और यहां पर एक बार फिर ये मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं कि पुतिन तो कुछ भी नहीं करेगा, पुतिन तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो यहां पर जो मिसकैलकुलेशन होने जा रही है उसका नतीजा फिर वर्ल्ड वॉर की सूरत में निकलेगा। आप देखिए कि पुतिन अभी भी एक बड़ी जंग से बचना चाहते हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वर्ल्ड वॉर के अंदर, किसी भी बड़ी जंग के अंदर, किसी न्यूक्लियर वॉर के अंदर पुतिन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो यूक्रेन को अपना हिस्सा समझते हैं, वहां पर वो न्यूक्लियर क्यों गिराना चाहेंगे। लेकिन आप देखिए मुसलसल रशिया को प्रवोक किया जा रहा है। आप सोचिए कि अगर मॉस्को के ऊपर बम गिर रहे होंगे तो रूस के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी। अगर यहां पर लंदन, पेरिस और वाशिंगटन ये अंडर अटैक आ जाएं तो फिर ये मुल्क किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे उस मुल्क को जो उनके ऊपर हमला कर रहा है। ये मुल्क किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मॉस्को किस तरह से अफोर्ड कर सकता है, रशिया किस तरह से अफोर्ड कर सकता है, उनके पास क्या ऑप्शन बच जाएगा। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात नाज़रीन दुनिया को यह है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को फतह नहीं दिलवा सकते हैं, इससे कोई पावर इक्वेशन और ऑन ग्राउंड सिनेरियो बदलने नहीं जा रहा है, इससे रशिया सरेंडर नहीं करने जा रहा है, इससे रशिया हारने नहीं जा रहा है और इससे यूक्रेन जीतने नहीं जा रहा है। तो फिर ये लॉन्ग रेंज देने का मतलब क्या है? तो ये लॉन्ग रेंज देने का मतलब यही है कि जंग को बढ़ाना और रूस को प्रवोक करना। अब ये खबर नाज़रीन ये भी आई है कि रूस की जानिब से बैकडोर चैनल से यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को ये मैसेज दिया गया है, नेटो को ये मैसेज दिया गया है कि
अगर यहां से आगे बढ़े तो फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। यानी एक तो वो है ना जो मीडिया के ऊपर चल रहा है, मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स रूस से आ रही हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो नहीं, बैकडोर चैनल से जिसमें आप पैगाम भिजवाते हैं दूसरे हरीफ को, मतलब वो सबसे ज्यादा सीरियस तो बात वो होती है कि जो बैकडोर आप जाकर उनको अपना मैसेज देते हैं, तो वो बैकडोर मैसेज, संजीदा तरीन धमकी, संजीदा तरीन वार्निंग बैकडोर चैनल्स के जरिए भी दी गई है। लेकिन इस वार्निंग के बाद पता है वेस्ट ने क्या जवाब दिया? इस वार्निंग के बाद बर्तानिया ने इजाजत दे दी यूक्रेन को कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल उनके इस्तेमाल कर ले। इससे पहले अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल हुए, तो इस वार्निंग का नतीजा यह निकला कि बर्तानिया ने अपने लॉन्ग रेंज वेपन दे दिए। तो अब इसके बाद फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा? रशिया जंग नहीं करना चाहता है, वो जंग को फैलाना नहीं चाहता है, वो सीज फायर चाहता है, लेकिन उनको लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ हमला उनके ऊपर हो रहा है और मॉस्को अंडर अटैक आने जा रहा है। अब के बाद किसी भी वक्त मॉस्को अंडर अटैक होगा, उसके बाद रूस के पास क्या ऑप्शन बच जाएगी? कन्वेंशनल वॉर वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कन्वेंशनली, तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसीलिए रूस बार बार कह रहा है कि हमारी रेड लाइंस को सीरियस लिया जाए, लेकिन नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है और पूरी दुनिया का अमन दांव के ऊपर लगा हुआ है। अब इस तनाजुर में हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे मिडिल ईस्ट से जो खबरें सामने आ रही हैं, और नॉन स्टॉप कैजुअलिटीज इस वक्त इसराइल की हो रही हैं, चाहे वो जमीनी जंग हो या फिर फिजाई हमले हों। इस वक्त जुनूबी लेबनान से खबर यह आ रही है कि वहां बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं इजरायली फौज के ऊपर, और यहां पर एक मैगलान यूनिट है, पहली बार ये अंडर अटैक आया, ये स्पेशल फोर्सेस हैं, और इसके ऊपर आकर एक बिल्डिंग गिरी है और बड़ी तादाद में इनका जानी नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया, 4 soldiers killed in southern Lebanon as a result of the building collapsing after it was blown up। पूरी की पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर आ गिरी है। ये 4 नहीं है, 4 से ज्यादा तादाद है। मैगलान यूनिट ऑफ एलीट फोर्सेस फेल इनटू द हिजबुल्लाह एम्बुश इन सदर्न लेबनान। ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये बकायदा तौर पर एक घात था जो हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी लगा रखा था। द टूल सो फार इज 5 soldiers killed and 6 others injured, including serious injuries, and the evacuation operation was carried out with difficulty। अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 फौजी मारे गए हैं, 6 जख्मी हैं शदीद, अभी तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो शदीद डिफिकल्टी के अंदर हुआ, क्योंकि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहां पर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, काफी घंटों की लड़ाई चलती रहती है रेस्क्यू फोर्सेस के दरमियान। तो वो कह रहे बड़ी मुश्किलों के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो इस तरह के वाकयात, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं इजरायली फौजियों के ऊपर, लरस गया है पूरी तरह से इजराइल। अब जरा अगली खबर भी सुनिए। हैरान कुन स्टैट्स जारी हो गए हैं पिछले 24 घंटों के, गुज़श्ता रोज जो हलाकतें हुई हैं इजराइल की, उसके स्टैट्स जारी हो गए हैं। 84 इजरायली फौजी जख्मी हुए, 84 इजरायली फौजी सिर्फ 24 घंटों के अंदर जख्मी हुए हैं, और ये किसी भी 24 घंटों के अंदर आने वाले सबसे बड़े नंबर्स हैं। 4 soldiers killed in the incident in north, 84 injured in 24 hours only। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 84 फौजियों को हिट करना। अब इनमें से कितने मारे जाएंगे, कितने सीरियस हैं, और जो मरे हैं 24 घंटों में वो अलग हैं, ये 84 वो हैं जो जख्मी हुए हैं। ये अनबिलीवेबल नंबर्स हैं, और इजराइल बिल्कुल ये नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। कल जब ये हमले हो रहे थे, ये कल के स्टैट्स है ना, तो कल जब हमले हो रहे थे तो हम आपके सामने रख रहे थे कि इसकी जब कलेक्टिव रिपोर्ट आएगी तो ये सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज साबित होंगी, तो वही हुआ है। अगर आप 2 दिन पीछे चले जाएं तो परसों की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 66 कैजुअलिटीज थी उन 24 घंटों की, और कल की 84 हो चुकी हैं। यानी ये ग्राफ ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा है, कहां 20, 25, 30, 35, 50, 60, और अब ये 80 के उस में आ चुका है। 84 ये हो चुके हैं। तो मुझे बताइए, यही वो सूरत हाल है, यही वो फैक्टर है इतने ज्यादा जानी नुकसान का, जो 2006 के अंदर भी इतना उनका नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। तो ये उनके लिए अनअफोर्डेबल और अनबियरेबल वॉर हो चुकी है। इसलिए वहां पर इजरायली मीडिया चीख चीख कर कह रहा है सीज फायर, पूरी इजरायली सोसाइटी चीख चीख कर सीज फायर कह रही है, और ये टोटल डिफीट है। ये नंबर्स क्लियरली बता रहे हैं कि इजराइल किसी तौर पर जीत नहीं सकता है। अब वो सीज फायर करेगा तो भी उसका सरेंडर है, और आगे बढ़ेगा तो वो वैसे ही खत्म होता चला जा रहा है। इसको वो किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो जंग हार चुके हैं। आगे जरा देखिए, जो फिजाई हमले हैं वो साथ जारी हैं, और शरगा बेस को जो कि अकार में है, जो कि गुलानी ब्रिगेड की है, इसको 3 मरतबा निशाना बनाया गया। एक मरतबा कुछ घंटे पहले,
5-7 घंटे पहले निशाना बनाया गया और अभी 2 मरतबा आधे घंटे के वक्फे से इसको अटैक किया गया, यानी एक एक बेस को 3-3 मरतबा वो निशाना बना रहे हैं विद इन आवर्स। ये एक नई एस्केलेशन है। इजरायली मीडिया, ड्रोन इन्फिल्ट्रेट्स ओवर इस्फिया नियर हाइफा। हाइफा के अंदर ड्रोन्स घुसे। 25 रॉकेट्स fired from Lebanon towards the western Galilee, where rockets were observed falling in the area. Number of rockets fell in the acre. इसके अलावा जो आयलत बेस है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड कमांड हेडक्वार्टर ऑफ द 91st डिवीजन वेस्ट ऑफ द आयलत शहर सेटलमेंट एंड हिट देयर टारगेट्स एक्यूरेटली, इस पर अटैक हुआ है। एंड वही फिर वो बता रहे हैं, वी टारगेटेड द शरगा बेस नॉर्थ ऑफ एकर फॉर द 3rd टाइम। तो ये खबर वहां से आ रही है। अब जरा देखिए यूएस से क्या खबर सामने आ रही है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो हंगामी इजलास हुआ था, वहां से खबर क्या आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम की हेडलाइन देखिए, यूएस वीटोज गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिका ने 14 माह की इस जुल्म, बिल्कुल जंग नहीं है, जुल्म, जेनोसाइड सारी दुनिया की आंखों के सामने, खुद अमेरिका ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, हम इजराइल के ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं। और उसके बाद 14 माह के बाद एक बार फिर सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीज फायर की करारदाद है उसको वीटो कर दिया। बहुत ज्यादा रद्द अमल पूरी दुनिया से आ रहा है, खुद अमेरिका के अंदर से आ रहा है। अब नाज़रीन बात यह है कि ये अमेरिकी इख्तिताम की निशानियां हैं। दुनिया में इक़्तिदार बहुत सारी कौमों को आता है और जब उनकी हालत ये हो जाती है, जब जुल्म इस हद तक बढ़ जाता है, जब इमोरलिटी इस हद तक बढ़ जाती है, तो कोई भी कौम उसके हाथ में दुनिया का इक़्तिदार रह ही नहीं सकता है। ये सारी इनके इख्तिताम की निशानियां। और अगली बात देखिए, इस वक्त आप वेस्ट की लीडरशिप का कंपैरिजन करिए ईस्ट की लीडरशिप के साथ। आपको वेस्ट की लीडरशिप में ना कोई मोरालिटी नजर आ रही है, वो अनपॉपुलर हो चुके हैं, अवाम उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, और ना उनका कोई इमेज बाकी बचा है और ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी बची है। आज बाइडेन कोई बात करता है तो कौन सीरियस लेता है, बाकी कोई वेस्ट का लीडर बात करता है उसको कौन सीरियस लेता है। आप जरा आ जाइए ईस्ट की लीडरशिप के अंदर, आपको संजीदा तरीन लीडरशिप नजर आएगी। उनकी एक एक बात को दुनिया फॉलो कर रही है और वो संजीदा फैसले कर रहे हैं, वो अमन पसंद है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका इमेज है और अवाम में बहुत पॉपुलर, और उनका इमेज फिर और पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और बाकी जो नेशंस हैं इस लीडरशिप के साथ जाकर खड़ी हो रही हैं। ब्रिक्स इसमें आपके सामने है, मिसाल है। तो ये बुनियादी फर्क है। कोई भी इक़्तिदार मोरालिटी के बगैर कायम नहीं रह सकता। गवर्नमेंट्स हमेशा ही अगली फैसले करती हैं, वो अगली वॉर्स के अंदर जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता जो गजा में हुआ है। फिर उसके ऊपर ये अमेरिका का रिएक्शन, ये अमेरिका का कंडक्ट, ये कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिकली उनके इख्तिताम की निशानी है। और वक्त मैं आपको बता रहा हूं साबित करेगा कि अमेरिका ने जो अपने सारे अंडे ये इजराइल की टोकरी के अंदर रखे, ये ही उनके लिए सबसे बड़ा इख्तिताम, ये सबसे बड़ा उनका गलत फैसला था। इस डूबते जहाज के अंदर वो सवार हुए, यही उनका गलत फैसला था। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है। आप जरा 3000 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, सारे एम्पायर्स को पढ़िए, खासकर आप रोमन एम्पायर को पढ़िए जो हजारों साल तक कायम रही। वो कैसे खत्म हुई, क्या ऐसे हालात पैदा हो चुके थे जब उनका खात्मा हो रहा था, क्या इकदामात, उनके लीडरान कैसे थे, उनकी लीडरशिप कैसी थी, किस तरह के फैसले कर रही थी। तो आपको वही हालत आज अमेरिका की नजर आएगी। ठीक है, तो ये दुनिया में इक़्तिदार बदलते हैं, कितनी ही नेशंस आई हैं, लेकिन क्या ये अमेरिका ने हमेशा ताक़यामत एम्पायर रहना है? नहीं, उनका डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये जिस तरह की हरकतें अब कर रहे हैं, ये इनके डिक्लाइन को तेज कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। ग्राउंड पर हारा हुआ इसराइल और बर्बरियत करता हुआ इसराइल, उसको अभी भी ये ग्रीन लाइट दे रहे हैं कि जाओ गजा के ऊपर बम गिराते रहो। इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई लेजिटिमेसी बनती है? किसी तौर पर नहीं बनती। तो इसीलिए कोई इसको इंडोर्स नहीं कर रहा और हर कोई इनसे अलग होता चला जा रहा है। अब जरा देखिए, रेजिस्टेंस मौजूद है और रेजिस्टेंस इनको तारीख का सबसे बड़ा सबक सिखा रही है। शेख नईम कासिम जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्पीच की है और स्पीच में उन्होंने क्या बातें की हैं, 3 मैं हेडलाइंस आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा एक तो सेंट्रल तेल अवीव को अब हिट करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम लॉन्ग वॉर के लिए तैयार हैं, लॉन्ग बैटल का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि इसराइल हमें कभी हरा नहीं सकेगा। हिजबुल्लाह लीडर, वी विल टारगेट द सेंटर ऑफ तल अवीव। बाकी तो अटैक्स हो रहे हैं, अब तल अवीव निशाना बनेगा और सेंटर ऑफ द तल अवीव निशाना बनेगा। अब इसके लिए इजराइल तैयार हो जाए। इजराइल कैन नॉट डिफीट अस एंड इंपोज इट्स कंडीशंस ऑन अस। इजराइल किसी तौर पर हमें हरा नहीं सकेगा। ये शेख नईम कासिम के। तो इजराइल जो करे, अमेरिका जो करे, वो जितने मर्जी वीटोज करते रहें,
ऑन ग्राउंड इसराइल हार चुका है, और जो गजा में और उधर लेबनान में इनके जाने नुकसान हो रहा है, अब ये चीख चीख कर सीज फायर मांग रहे हैं। लेबनान में ये सीज फायर चीख चीख कर मांग रहे हैं, लेकिन कुछ भी इनको मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा इनको, इनका अंजाम इनको मिलेगा, और उस चीज़ का एहतसाब देना पड़ेगा जो जुल्म इन्होंने किया है। आगे चलते हैं तो यूक्रेन, रशिया, यूरोप, क्या खबरें इस वक्त वहाँ से आ रही हैं। नाज़रीन, ख़तरनाक खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के बाद बरतानिया ने अपना लॉन्ग रेंज जो वेपन है वो यूक्रेन को यूज़ करने का इजाज़त दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। ये स्टॉर्म शैडो ये मिसाइल है। ये जो सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल है ना, फ्रांस के, बरतानिया के, अमेरिका के, ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुके थे उनके पास, कुछ पिछले महीनों से ऑलरेडी डिलीवर हो चुके थे, सिर्फ उनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि विद इन आवर्स इधर अप्रूवल होता है, उधर मिसाइल चल भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो फौरी पहुंच रहे हैं, वो ऑलरेडी पहुंचे हुए। तो स्टॉर्म शैडो जो लॉन्ग रेंज वेपन है, इसकी इजाजत दे दी, और पहला ये इस्तेमाल भी हो गया यूक्रेन ने। ये इसलिए हमने कहा ना कि टाइम कम है, यूक्रेन बहुत हमले करने जा रहे हैं रशिया के ऊपर, क्योंकि उधर बाइडेन के पास सिर्फ 2 महीने हैं और एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, एक एक घंटा बहुत आम है। तो यूरोप, बाइडेन, नेटो, यूक्रेन, इन्होंने जो करना है, एक एक दिन में आपको बड़े बड़े इवेंट्स नजर आएंगे। इसलिए अब पूरे चांसेस हैं कि ट्रंप के आने से पहले ही वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी होगी। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक अमल है कि बरतानिया और अमेरिका मदरलैंड रशिया के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। सो इन अ वे हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर तो ऑलरेडी स्टार्टेड शायद हो गई है। बरतानिया और अमेरिका मदरलैंड रशिया के ऊपर हमलावर इस वक्त हो चुके हैं। वैसे अहम बात आपको बताएं कि रशिया के ऊपर कभी भी इन्होंने हमला नहीं किया है। आलमी जंगों में ये तो साथ था, सोवियत यूनियन बरतानिया और अमेरिका के साथ था, दोनों दफा वो जर्मनी से लड़ रहे थे, तो इनकी आपस में कभी भी नहीं हुई है। कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, तो ये इसलिए ये गैर मामूली मौका है जिसमें रूस और वेस्ट की जंग होने जा रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, रूस बरतानिया और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इनके साथ उनकी जंग पहली बार होने जा रही है। अच्छा, इन हमलों से एक और खतरनाक चीज वाजे हुई है, वो ये वाजे हुई है कि अगर वहां पर अमेरिकी सदर बदल भी जाता है, जो कि बदलना है, लेकिन यूरोप की इंटेंशंस वाजे हो गई हैं कि यूरोप तो ये जंग नहीं रोकना चाहता, तो ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप के आने तक 2 महीनों में पता नहीं क्या हो चुका होगा, वो एक अलग सवाल है। लेकिन यूरोप की इंटेंशंस अमेरिकी इलेक्शन से पहले इतनी वाजे नहीं थी जितनी अब वाजे हुई हैं कि वो तो फंड करते रहेंगे, और $300 बिलियन रशिया के यूरोप के पास हैं, जिसमें से $50 बिलियन वो दे चुके हैं यूक्रेन को। तो $250 बिलियन उनके पास हैं, जिससे वो 2 साल 3 साल मजीद जंग चला सकते हैं। तब तक अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी होगा, अगला इलेक्शन भी होगा, और पता नहीं तब तक बात कहां तक चली जाएगी। अभी तो ये 2 महीने, तो वो उनकी इंटेंशंस ये नजर आई हैं कि वो जंग जारी रखेंगे, ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकेगा। ये खतरनाक बात है कि वर्ल्ड वॉर तो किसी भी लम्हे छिड़ सकती है, लेकिन अगर हम लंबी जंग की भी बात करें तो यूरोप इसको रोकने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? यूरोपीय यूनियन ने 8 लाख अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर दिया है। ये डेली मेल की बहुत बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 8 लाख ट्रूप्स मोबिलाइज यूरोप में हो चुके हैं। यूरोप प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड वॉर 3, बाइडेन अनाउंसेस न्यू वेपन ज़ेलेंस्की कैन यूज अगेंस्ट पुतिन एज यूरोप प्लान्स टू मोबिलाइज 8 लाख ट्रूप्स। डेली मेल की खबर, मतलब इससे ज्यादा कोई मुस्तनद खबर तो नहीं हो सकती। डेली मेल कह रहा है कि 8 लाख यूरोपियन ट्रूप्स इस वक्त मोबिलाइज हो चुके हैं। किस लिए उनको मोबिलाइज किया जा रहा है? तो आगे नाज़रीन चले तो जर्मनी का जो प्लान है जंग का, हमले का, वो भी सामने आया है। जर्मनीज टॉप सीक्रेट वॉर प्लान्स लीक्ड। इसके अंदर बताया गया है कि कितने ट्रूप्स हैं, किस तरह मोबिलाइज हो रहे हैं, कहां पर, मतलब की पॉइंट्स कौन से होंगे जहां पर ट्रूप्स तैनात किए जाएंगे, तो की साइट्स जिनकी हिफाजत बहुत जरूरी है, वो एनर्जी साइट्स, बाकी कोई ऐसे कनेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ साइट्स हैं कि कहां पर ट्रूप्स बेसिकली डिप्लॉय करेंगे। तो ये जर्मनी का प्लान है, ये सामने आया। यानी जर्मनी में सीक्रेटली बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। जर्मनी के हवाले से एक मुख्तलिफ बात यह है कि जर्मनी लॉन्ग रेंज वेपन देने के हक में नहीं है, वो अपने लॉन्ग रेंज वेपन की इजाजत नहीं दे रहा है यूक्रेन को, लेकिन जंग की तैयारी का मतलब और मकसद यह है कि चूंकि वो नेटो का मेंबर है, तो वो लॉन्ग रेंज बेशक नहीं दे रहा, अगर जंग छिड़ जाती है तो जर्मनी को हिस्सा बनना पड़ेगा, वो न्यूट्रल नहीं रह सकता है क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। तो इसलिए यहां पर जंग जारी है, लेकिन जर्मनी हक में नहीं है, और इसलिए जर्मन चांसलर ने बात भी की। और जर्मनी की इकॉनमी सबसे ज्यादा सफर कर रही है, उनके ब्रांड सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं,
उनकी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुतासर हो रही है। और 2 जंगें वो लड़ चुका है, तो सबसे ज्यादा जो हॉरर जानता है वो जर्मनी जानता है, क्योंकि दोनों बार वो हारा है। और आप अंदाजा करें, जर्मनी ने दूसरी आलमी जंग में जो वो हारा था, उसकी जो पेमेंट उसने की है वो 2010 के अंदर आखिरी पेमेंट उसने की है। जो हारता है उसके ऊपर आप कहते हैं ना कि इसी जंग शुरू की थी और यही सारे तबाही का जिम्मेदार है। तो वो जो पेमेंट उसने की 2010 के अंदर $270 बिलियन से, जो इसने ऑलमोस्ट मतलब 70-80 साल लगाकर वो पेमेंट की है। ठीक है, तो आप अंदाजा करें कि जर्मनी से ज्यादा तबाही कौन जानता है। तो इसलिए वो जंग में नहीं जाना चाहते हैं एक तरह से, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं रहे हैं, जंग की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज वो फिलहाल देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, यूक्रेन में एम्बेसीज बंद हो रही हैं। अमेरिका के बाद स्पेन, इटली, फॉलोइंग द यूएसए, ग्रीस, स्पेन एंड इटली आर क्लोजिंग देयर एम्बेसीज इन कीव इन एंटिसिपेशन ऑफ लार्ज मिसाइल अटैक अगेंस्ट यूक्रेन। असल में मसला यह है कि कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए एम्बेसीज बंद की जा रही हैं। फ्रांस ने रशिया को पैगाम दिया है कि तुम जो मर्जी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अपडेट करते रहो, हम तुमसे डरते नहीं हैं। फ्रांस टू रशिया, यू डू नॉट स्केयर अस। अब जरा इनकी संजीदगी का आलम देखिए। जो हमने शुरू में बात की कि वेस्ट बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा प्यूटन को, ये कितनी खतरनाक बात है कि एक न्यूक्लियर मुल्क को सीरियस नहीं लिया जा रहा और उल्टा उसके दारुल हुकूमत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है। अगर अभी रशिया न्यूक्लियर मिसाइल फायर करता है तो कौन रोकेगा उसको। तो ये इनकी संजीदगी है। और फ्रांस खुलकर कह रहा है कि हम तुमसे डरते नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। तो क्या करेगा रशिया, ये खतरनाक बात है। और फ्रांस के जो लॉन्ग रेंज है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जो अमेरिका का है और जो बरतानिया का है ये 200 से 300 किलोमीटर तक है, लेकिन फ्रांस के जो है वो 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं। रूस ने अपने जो अहम असासे हैं, मिलिट्री के डिपोज हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको हटा लिया है। 300 किलोमीटर वो पीछे ले गए हैं, जहां पर ये अमेरिकी मिसाइल और बरतानवी मिसाइल नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन फ्रांस के मिसाइल पहुंच सकते हैं। फ्रांस ने अभी तक इजाजत नहीं दी है, लेकिन वो देने जा रहा है। तो ये ज्यादा एस्केलेशन होगी फ्रांस के मिसाइलों के बाद। तो बात यह है कि प्यूटन जंग नहीं चाहते हैं और वो यूक्रेन के लोगों को अपना समझते हैं, इसीलिए प्यूटन इस जंग के अंदर फाते। अगर वो लोगों को, सिविलियंस की कैजुअलिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता तो प्यूटन कभी भी जंग में फाते ना होता। ठीक है, तो शायद यही चीज वेस्ट को पसंद नहीं आई। अगर आज दुनिया साथ खड़ी हो रही है प्यूटन के, तो सबने देखा है कि वो मिलिट्री के साथ लड़ा है और एक प्रोवोकेशन थी नेटो के ऊपर, जो उनका मौकफ है वो जायज़ है, मतलब दुनिया ने उसको एंडोर्स किया है। तो शायद वेस्ट को यही बात पसंद नहीं आई कि प्यूटन ने सिविलियंस के ऊपर हमले क्यों नहीं किए उस तरह से। तो इसको तो आइसोलेट करना था, इसको तो दहशतगर्द और सारा कुछ करना था। तो वो अच्छा नहीं समझ रहे प्यूटन की इस लेजिटिमेसी को। तो अब जंग आगे बढ़ेगी तो मजीद कैजुअलिटीज होंगी और जो डिस्ट्रक्शन होगी यूक्रेन की, तो ये अच्छा नहीं होने जा रहा। और पूरी दुनिया इस वक्त अलर्ट के ऊपर है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के आने तक प्यूटन इंतजार करेगा। बिल्कुल प्यूटन इंतजार करना चाहता है ट्रंप के आने तक, और प्यूटन ने अभी स्टेटमेंट भी जारी की है कुछ घंटे पहले कि हम सीज फायर के लिए अगर ट्रंप के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले भी वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, लेकिन जो इधर की इंटेंशंस हैं वो तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो प्यूटन को ट्रंप तक इंतजार करने देंगे। आप देखें घंटों में सूरत हाल किस तरह बदल रही है। अगर वो मॉस्को के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं तो 2 माह पड़े हैं, अभी तक 2 माह पड़े हैं, तो प्यूटन कैसे इंतजार करेंगे। तो ये अहम चीज है कि प्यूटन तो इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन क्या वेस्ट इंतजार करने देगा। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का मतलब ही यही है कि ट्रंप के आने से पहले पहले जो मकासद हैं एक बड़ी जंग के वो अचीव कर ली जाए, ताकि ट्रंप आकर भी कुछ ना कर सके। तो ये इस वक्त की तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज जरूर आगाह करें। फिल वक्त के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।